आसिम मुनीर किसी से मिलता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, आर्मी हेडक्वार्टर से मीटिंग करता है तो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठता है। दरअसल आसिम मुनीर डरा हुआ है, यह दुनिया ने देख भी लिया है, समझ भी लिया है। लेकिन सवाल यह कि भाई अपने ही मुल्क में, अपने ही आर्मी हेडक्वार्टर में आसिम मुनीर को डर किससे लगता है? मुनीर को कहां से ऐसी धमकी आई है जो मुनीर दोबारा बंकर में चला गया है? इसका खुलासा भी हो गया है। जो हाल पाकिस्तान के दूसरे तानाशाह के साथ हुआ था, जैसे जियाउल हक की बम ब्लास्ट में मौत हुई थी, ऐसे ही मुनीर को मारने की धमकी दी गई है। और यह धमकी हवाई नहीं है, बल्कि इस धमकी के बाद मुनीर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुनीर की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दरअसल ऐसी जगह से आई है जहां पर मुनीर का कोई कंट्रोल नहीं चलेगा। मुनीर कितना डरता है, मुनीर को मौत का कितना खौफ है, यह खुलासा खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कर दिया। पाकिस्तान के जनरल और पाकिस्तानी वर्दी इस वक्त दोनों डरे हुए हैं। देखो देखो, गली गली में मुनीर की वर्दी की हालत देखो। देखो देखो, मुनीर का डर सरेआम देखो। आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, वेस्ट, जो भी आपने उसे कहना है, वो पहनते। बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या कोई बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती है। देखो देखो, मुनीर को छिपते हुए देखो। जनरल आसिम मुनीर को ऐसी क्या मजबूरी पेश आई थी कि वो शीशे के पीछे तमाम उलमाए कराम को मिले हैं? क्या ये बात सच भी है या नहीं है? ये बात फैलाने वाले लोग कौन हैं और उनके खिलाफ अब क्या बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? सुनो सुनो, मुनीर के डर के किस्से सुनो। मेरे लिए भी एक बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि कैसे पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में आर्मी चीफ अपने ही हेडक्वार्टर में खड़े होकर शीशे के पीछे, या बुलेट प्रूफ शीशा है या आम शीशा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सुनो सुनो, मुनीर की मौत वाला फरमान सुनो। पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जिनको कहा जाता है, अब वो डेजिग्नेशन है उनका, तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। यानी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक खातून ने ये कहा है कि इसकी कार को कोई बम से उड़ा देगा, या कोई ऐसी बात की गई कि जो हाल जनरल जिया का हुआ था वो हाल इसका होगा। सुनो सुनो, पाकिस्तानी राष्ट्रपति का डर सुनो। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते। देखो देखो, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति का दम देखो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्या फर्क है, क्यों फर्क है, उसकी गवाही ये 2 तस्वीरें दे रही हैं। ये पाकिस्तान का बादशाह आसिम मुनीर है जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बाहर निकलता है। आर्मी हेडक्वार्टर में सैनिकों के सामने बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठता है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो सबमरीन में जाकर जाबाजों का हौसला बढ़ा रही हैं। आपने कभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति को ऐसा करते नहीं देखा होगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को देश से पहले अपनी परवाह होती है। जब पाकिस्तान मुश्किल में होता है तो पाकिस्तानी लीडर्स बंकर में छिप जाते हैं। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। तो ये सोचें कि हम सब तैयार हैं, अगर दोबारा कभी भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, कभी भी हमारी धरती माँ को जरूरत पड़ी, तो हम अपनी सब जान माल धन सबको लगाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की एक खास बात है, जो सच है वो दिखाया नहीं जाता, जो बताया नहीं जाता, जो झूठ है उसको फील्ड मार्शल बनाकर प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान में जरदारी और शरीफ खानदान ने आसिम मुनीर को हीरो बनाया था। हर बात में मुनीर को आगे करके हर फैसले में मुनीर को जोड़ा जाता। आसिम मुनीर को अब समझ में आने लगा है वो हीरो नहीं बल्कि पाकिस्तान में बलि का बकरा बन रहा था, जिसको हलाल करने का वक्त आ गया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज यानी कि कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जी तुम वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे सपा सालार के पास है। यानी कि उनका इशारा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ था और उनका कहना ये था कि जनरल आसिम मुनीर के पास जो दिल गुर्दा और पता नहीं फेफड़े कान नाक पता नहीं कौन कौन से उन्होंने जो है बॉडी ऑर्गन गिनवा दिए कि वो कहाँ से लाओगे। जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें कि मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये दिल गुर्दा फेफड़े और पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहाँ से लाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो सर मैं आपको साफ बता रही हूँ कि हरगिज आप जो है ना वो प्रेसिडेंट साहब की बातों में मत आइएगा, इसलिए कि पाकिस्तान में सर आजकल ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं ना कि हम खुद हैरान हैं। आपको तो पता है ना जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उसके ऊपर किसने अटैक किया था? जी हाँ, उन्हीं के लोगों ने अटैक किया था, यानी कि भाई लोग ने अटैक किया था। तो सर आप बिल्कुल जो है ना वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बातों में नहीं आइएगा। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नफरत लोग आसिम मुनीर से करने लगे। जहां पर पाकिस्तानी फौज की वर्दी दिखती है वहां पर पत्थर फेंके जाने लगते हैं। पाकिस्तानी सेना की वर्दी का सरेआम मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि यही पाकिस्तानी फौज की हकीकत है। Asif Ali Zardari's advisor is telling him to go into the bunker. Even Asim Munir was inside the bunker when India attacked. So nothing new. All their political leadership, all their military commanders were in the bunkers, only the soldiers were fighting it out and they got killed. And this is a lie again, that he knew it 4 days in advance. If he knew it in 4 days in advance, then what could they do? Why couldn't they stop even a single missile from hitting 9 terror targets? And then if the 4 days warning was given to a military and they could do nothing, it only shows the military is useless. That leadership is useless. Even after 4 days of early warning, if they could not stop an attack by India on the terror targets, that only shows how weak they are militarily, politically, leadership-wise. पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हालात बन गए हैं, मुनीर ने खुद को हाउस अरेस्ट कर लिया है। आसिम मुनीर के घर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। मुनीर बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, आर्मी हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठता है। आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट वेस्ट जो भी आपने उसे कहना है वो पहनते। बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या कोई बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं। अब ये एक फुटेज आई है सामने, ये शायद GHQ के अंदर की है, अब मुझे नहीं पता, मैं पहले वाजे कर दूं। अब ये होता है कई दफ़ा AI से बना देते हैं फुटेज, कई दफ़ा ये भी कर देते हैं, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि फुटेज एक कहीं और की होती है, दूसरी कहीं और से जोड़ देते हैं, लेकिन ये फुटेज चल रही है और हमारे ज़रा ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज। तो अब अगर ये वाकई जारी की गई है तो फिर तो ये GHQ के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो GHQ के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें कोई बहुत सारे लोग नहीं है, फिर तो बहुत ही मामला दिगरगू है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है। बाहर की बुलेट प्रूफ की, क्योंकि इनकी बॉडी सारे लोग जानते कि ही इज प्रीटी लीन,
आप जाहिर है उन पर हम दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिजिकली ही इज फिट, ही इज प्रीटी लीन। तो इनकी ये जो बल्जेस निकले हुए हैं, ये सब कुछ जो है ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि इन्होंने यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जो है वो शायद पहन रखी है। ऐसा नहीं पहली बार मुनीर ने बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर मीटिंग की है, बल्कि यह सिलसिला 1 महीने पहले से शुरू हो चुका है। जब से आसिम मुनीर को हमले का इनपुट मिला है, वो रावलपिंडी में भी बिना बुलेट प्रूफ शीशे के किसी से नहीं मिलता है। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप एक तस्वीर देख रहे हैं। उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो दरमियान में खड़े हैं और उनके बैकग्राउंड में एक वाइट बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है और बाकी सारी जो चीज़ है वो आपको ब्राउन कलर की ढकी हुई नजर आएगी। और एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर आपको लकड़ी का एक वो ब्लॉक नजर आएगा और उसके ऊपर रोशनी पड़ रही है क्योंकि सामने कैमराज हैं। उस रोशनी के रिफ्लेक्ट होने की वजह से और जहां आसिम मुनीर साहब की लेग्स हैं, अगर आप उस साइड पे देखें तो नीचे की तरफ को आपको एक रिफ्लेक्शन नजर आ रही है एक टेबल की, जिसका शीशे की वो जो साइड होती है वो नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जनरल आसिम मुनीर जो है वो शीशे के पीछे खड़े। आसिम मुनीर की जान खतरे में है, इसमें पाकिस्तान में भी किसी को कोई शक नहीं है। मुनीर ने ऐसे काम ही किए जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, इंग्लैंड और खुद पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड हो गया है। इंग्लैंड से तो आसिम मुनीर को बम से उड़ाने तक की धमकी आ गई, जिसके बाद मुनीर के हाथ पांव फूल गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जिनको कहा जाता है, अब वो डेजिग्नेशन है उनका, तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। यानी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और ये जान से मारने की धमकी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। कहाँ से मिली है? यूके की तरफ से। यानी यूके की तरफ से का मतलब ये है कि यूके की गवर्नमेंट नहीं बल्कि यूके में एक प्रोटेस्ट हो रहा था और यानी यूके में रहने वाले लोगों की तरफ से। अगर इस तरह कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। किसने दी है ये धमकी? जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनको ये धमकी दी है एक खातून ने, और एक खातून ने ये कहा है कि इसकी कार को कोई बम से उड़ा देगा, या कोई ऐसी बात की गई कि जो हाल जनरल ज़िया का हुआ था वो हाल इसका होगा। कोई इस तरह की बातचीत की गई है एक प्रोटेस्ट में, एक स्पीच के दरमियान। यानी स्पीच एक की गई और वो खातून जो हैं, जिन लेडी महिला या खातून की तरफ से ये बात की गई है, वो ये कहा जा रहा है कि वो पीटीआई की खातून है। जो हाल जियाउल हक का हुआ वो आसिम मुनीर का होगा। ये वो लाइन है जिससे मुनीर सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि पाकिस्तानी तानाशाह जियाउल हक की मौत प्लेन ब्लास्ट से हुई। इस साजिश में पाकिस्तानी आर्मी के टॉप कमांडर्स के मिले होने का शक है। मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने से पाकिस्तानी आर्मी में भी नाराजगी है, क्योंकि अब अगले 10 साल कोई दूसरा आर्मी से जनरल नहीं बन पाएगा। जैसे ही इंग्लैंड में मुनीर को बम से उड़ाने की धमकी दी, तुरंत मुनीर ने ब्रिटिश हाई कमिश्नर पर एक्शन का दबाव बनाया, लेकिन ब्रिटेन से जो जवाब आया उसकी उम्मीद मुनीर को नहीं थी। यहाँ तक कि सुनने में आया कि धमकी या उनको ये बात कही गई कि हम आपका जो सफारतखाना है, ये जो चीज़ें हैं इसको वापस बेच देंगे या फलां चीज़ करेंगे, तो प्रेशर डेवलप किया जा रहा था। अब हाई कमिश्नर जो हैं, हाई कमीशन, ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद ने जवाब दिया है और उस जवाब के मुताबिक ये है कि उन्होंने कहा है सादे लफ्ज़ों में कि आप इंग्लैंड को पाकिस्तान नहीं समझिए, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी पुलिस है, हमारे इदारे हैं, हमारा एक सिस्टम है, तो हम पुलिस को डिक्टेट नहीं कर सकते। वो इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होगी, अपने तरीके से होगी, हम किसी की डिक्टेशनशिप के ऊपर नहीं करेंगे, तो लिहाजा हम उस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप इंग्लैंड को पाकिस्तान मत समझिए, यहाँ पे बात करने की जो है वो इजाज़त है, लेकिन अगर किसी ने गलत बात की है तो पुलिस जाने, इदारे जाने, वो बंदा जाने, उनका काम जाने। हम इदारों को डिक्टेट नहीं करते। और साहिब, इस मुल्क की यही खूबसूरती और ये वाक़या ही हकीकत है कि बरतानिया के अंदर कोई पॉलिटिशियन, कोई इदारा, कोई वज़ीर दाखिला, कोई वज़ीर ख़ारजा, कोई वज़ीर आज़म पुलिस को हुक्म सादर नहीं कर सकता कि आप ये काम ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। पाकिस्तान में बम धमाके होना बहुत आम बात है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी मिलिट्री ट्रेनिंग के गेट पर सुसाइड अटैक हुआ था, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे।
पाकिस्तानी सेना का दूसरा सबसे बड़ा डर है जिहादी गोली। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। पाकिस्तान में कब कहां से गोली आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान में 24 घंटे के अंदर 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। सबको छिपकर गोली मारी गई। गोली का डर इतना ज्यादा है, मुनीर अपने ऑफिस में भी बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठता है। देखिए, जो लीडर्स होते हैं ना, पॉलिटिशियंस, उनके लिए तो ये है ना कि भाई जो जान को खतरा होता है, इस तरह की उनकी एक होता है कि वो करते हैं हमेशा से इस तरह की चीज़ें, और बुलेट प्रूफ। लेकिन ये पहली बार है कि शायद, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है पहली बार है, शायद मुशर्रफ या किसी और ने भी इस तरह किया था, बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाकर जो है, तो हालात जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन वो तो मेरा ख्याल है कि अपने ही लोगों से बातचीत कर रहे थे, जो उनके मतलब ऑफिसर्स या वट एवर जो भी वहाँ पे बैठे हुए होंगे, ऑफिसर्स ही बैठे होंगे, उनकी बात, उनके सामने जो है बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाने की क्या बात थी, या फिर ये है कि कोई और सामने बैठा हुआ था, वट एवर जो भी है। तो भाई ये तो हालात आ गए हैं, तो बड़े अफसोस की बात है ये कि पाइन ते जिन्हों ने डराना होता वो भी डर गए ने। ऐ तो यही क्या आ जाए कि भाई जिन्होंने डराना होता वो भी, जो डरा रहे हैं वो भी डर गए। तो ये सिचुएशन आ चुकी है। इमरान खान ने आसिम मुनीर को मानसिक रूप से बीमार कहा था, मेंटल बोला था। यह गुस्से में कही हुई बात नहीं है, बल्कि ये सच है। जिस मुल्क में मुनीर राज करना चाहता था, उसी पाकिस्तान में अब मुनीर को डर लगने लगा है। अभी लाहौर में पठानों ने प्रदर्शन किया तो पूरा पाकिस्तानी पंजाब हिल गया। लाहौर में लॉकडाउन लगाना पड़ गया। पठानों की आफत कम हुई तो अब बलोच आने वाले हैं। ये बलोचों का काफिला है जो बलूचिस्तान से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने लगा है, लेकिन बलोचों को बलूचिस्तान बॉर्डर पर रोकने का ऑर्डर आ गया। रास्ते में जहां पर बलोचों के कैंप लग रहे हैं, वहां पर पत्थरबाजों को मुनीर भेज रहा है। सात सिविल लोग आए हैं, वो लेके आए हैं, वो जानबूझ के लाल शर्म कहीं के वो इनका बीमारी पत्थर भी नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर से पाकिस्तान के मुनीर मीडिया को साफ साफ निर्देश दे दिए गए। आसिम मुनीर के खिलाफ एक खबर तक नहीं दिखनी चाहिए। फील्ड मार्शल की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो है, आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट के ऊपर किसी किस्म की कोई भी बातचीत, उसको चैलेंज नहीं करना, कोई उसको चैलेंज ना करे, किसी सूरत उसको चैलेंज ना करे। एक डीएचए का नया पैकेज भी रिसेंटली जो है वो दिया गया है कोर कमांडर्स को। पाकिस्तान में ये भी दावा किया जा रहा है मुनीर प्लान बी पर भी काम कर रहा है। मुनीर को लगता है अगर इमरान खान बाहर निकल आएगा, अगर जनता विद्रोह पर उतर आई तो उसका बचना मुश्किल होगा। इसलिए उसने अभी से पाकिस्तानी सेना के शेयर बेचने शुरू कर दिए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इन्होंने $3 अरब डाला हुआ है। बाय द वे, यूएई ने पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट अपना रखा है। उन्होंने कहा जी 1 अरब जो है ना, उसके एवज फौजी फाउंडेशन की कंपनियां हैं वो शेयर खरीदेंगी। ये ऑब्वियसली डील डायरेक्टली आसिम मुनीर ने की है। तो आसिम मुनीर अब बेसिकली फौज के जो अपने निजी कमर्शियल असासे हैं वो अब बेच रहा है मोहम्मद बिन जायद को। वो किसके, वो पैसा जो है, वो शेयर जो है मोहम्मद बिन जायद को जाएंगे, उसके खानदान को जाएंगे, यूएई की हुकूमत को जाएंगे, ये हमें नहीं पता। मेरा अंदाजा है कि ऐसी कोई होल्डिंग कंपनी होगी
यूएई के अंदर, जिसके अंदर मेजॉरिटी शेयर जो होगा मोहम्मद बिन जायद और इसके भाइयों का होगा, तो वो इनकी जाती मलकियत हो जाएगी। और ये इस तरह, और ये बाय द वे मोहम्मद बिन जायद का तरीका है कि ये इस तरह खरीदता है लोगों के अंदर, मुल्कों में जाके कंपनियों को खरीदता और फिर उधर से फिर ये इनको काबू करता है। जिस तरह अभी इसने अबू धाबी पोर्ट्स ने कराची पोर्ट का जो है ठेका ले लिया, जो कि करवाया गया है। एक बात तो तय है, मुनीर मरेगा, जरूर मरेगा, गोली से मरेगा या बम ब्लास्ट में मरेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने उसकी तकदीर में यही लिख दिया है। दो बाबा हैं, दोनों हिट हैं, दोनों हिंदू की बात करते हैं और दोनों के पास अपनी हिट लिस्ट है। दोनों के डायलॉग भी सुपर हिट होते हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ की पहचान डंडा है और बाबा बागेश्वर की पहचान भगवा का एजेंडा है। आज योगी आदित्यनाथ ने अपना लक्ष्य बता दिया और उसके लिए एक यक्ष को काम पे लगा दिया। उधर बाबा बागेश्वर ने ढाका में जमात से निपटने का बाकायदा खाका समझा दिया। दो अलग अलग शहरों ने इन दोनों बाबा ने एक ही बात अपने अपने अंदाज में कही। इस रिपोर्ट में आप दोनों को सुनिए, दोनों के टारगेट को समझिए और दोनों के मैसेज को डिकोड करिए। एक के हाथ में हिंदू राष्ट्र का झंडा, दूसरे के हाथ में कानून का डंडा। आप देखिए कितना पारदर्शी तरीके से हमने किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। अगर योग्य है ये उसका अधिकार है। वेलफेयर की स्कीम में अगर वो यूपी का नागरिक है, यूपी में रहता है, भारत का नागरिक है, उसको वेलफेयर स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जहां पर किसी ने कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया तो कानून ने उसको उसी प्रकार से उसकी गिरेबान को पकड़ने का काम भी किया है और यह उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। आज जिसका उदाहरण देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी मीडिया, हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन मीडिया उसको बोलते हैं यूपी मॉडल आ गया। ये प्रयास करने से होता है, आउट ऑफ बॉक्स जब हम कार्य करने का प्रयास करते हैं तब इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं। बाबा का डबल डोज, विरोधियों के उड़े होश। चेहरे दो भले अलग अलग हों लेकिन मकसद दोनों का एक है, राम राज्य। बाबा बागेश्वर सनातन धर्म से राम राज्य का सपना देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ कर्म से राम राज्य को साकार करने में विश्वास करते हैं। इन दोनों का लक्ष्य एक है, राम राज्य। क्योंकि जब राम राज्य होगा तभी समाज का उत्थान होगा और जब ये होगा तो राष्ट्र का उत्थान भी होगा। जब दोनों ऐसा करते हैं तो विरोधी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर जिस विमान से रायपुर आए वो सरकारी चार्टर प्लेन था। इस विमान में छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री भी बैठे थे। यही बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बुरी लग गई। धीरेन्द्र शास्त्री को सरकारी विमान की सुविधा क्यों दी गई? सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों किया गया? भागवताचार्य नहीं है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक है और इसीलिए उनको शासकीय हवाई जहाज मिलता है, उसी कारण से उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है और प्रचार अभी तक वही करते रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से बहुत लोगों को चुपचाप मदद करती रही है, लेकिन अब ये खुलेआम हो रहा है और शासकीय धन का दुरुपयोग हो रहा है अपने पार्टी के प्रचार के लिए। हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। सरकारी चार्टर प्लेन में बाबा का आना सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को नागवार गुजरा। इतना ज्यादा चुभा कि वो बाबा से पर्सनल हो गए। भूपेश बघेल इतने ज्यादा पर्सनल हो गए कि बागेश्वर बाबा को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया। साथ ही उनके दिव्य दरबार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इसी बात है, उनका झंडा है,
भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा है क्या उसका? उसके अलावा और क्या करते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत है मठ में बैठे हैं, है ना, उसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती है। इस प्रकार से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब इनके झाड़ फूक से, इनके मतलब दिव्य दर्शन जो दिव्य दरबार है, उसे जब ठीक हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज क्यों खोल रहे हैं भाई? हॉस्पिटल क्यों खोल रहा है वो? उसकी जरूरत ही क्या है? कैंसर तो ऐसी फूक मार के ठीक हो जाता है, फिर हॉस्पिटल क्यों खोले? अपने ही बात के खुद खंडन कर रहे हैं। बैठ जाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या है उसको? दिव्य दरबार में सब बुलाते, सब देर हो जाते। अभी तक हमको किसी ऐसे नेता ने दक्षिणा दी नहीं है। हमारी इच्छा है कि ऐसे नेता हमें दक्षिणा दें और कथा में बुलाएं, तो बहुत अच्छा होगा कि उनके बयान बहुत सार्थक होंगे। और दूसरी बात, हम पैसा लेते नहीं है, कोई दक्षिणा दे दे तो लेते हैं, कन्या विवाह और कैंसर हॉस्पिटल में लगाते हैं। हमें लगता है कि ये देश के प्रत्येक व्यक्ति को, खासकर नेताओं को ये करना चाहिए। जो कृपा से काम हो सकता वो कृपा से करवाएं, जो दवा से हो सकता वो दवा से ही करवाएं। इसलिए हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं। हर चीज का इलाज चर्च नहीं। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 727 चर्च हैं, जिनमें से रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर जैसे शहरों में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है और जशपुर में भारत का सबसे बड़ा चर्च है। और यही बात भूपेश बघेल को सबसे ज्यादा फील कर गई। भूपेश बघेल भगवान हनुमान से शुरू होकर बाबा बागेश्वर के खानदान तक पहुंच गए। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताए भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरे शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा को शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र उसकी है? मेरे बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी मेरे साथ मेरी उम्र से छोटे होंगे। ये मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसे जन्म नहीं होता तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाग पढ़ रहे हैं। तो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5-5 साधु हैं, इसके कोई ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मानंद, निखिलात्मानंद, सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में। वो हमको सीख दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, छोड़िए ना देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना तो नहीं बोल पाते। ये छत्तीसगढ़ हम बोल लिया, सुन लिया हम लोग। कांग्रेस और बाबा की लड़ाई खानदान तक पहुंच गई। बाबा पर सवाल हुआ, बाबा को सरकारी प्रोटोकॉल पर लेकर सवाल हुआ, सनातन पर सवाल हुआ तो बीजेपी भी हत्थे से उखड़ गई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में सियासी शास्त्रार्थ शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस सरकार पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है। एक तरफ गांव में 1 रुपए खर्च करने के लिए पैसा नहीं है और यहाँ पे प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए बस हमारे सरकारी जहाज को पूरी तरह से इन्होंने एयर टैक्सी बना दिया। और बाकी तो वीडियो आप देख ही रहे हैं, मतलब दुर्भाग्यजनक है छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सनातन और सनातनियों से इतनी घृणा करती है कि बात बात पर आलोचना करना ये कांग्रेस की आदत हो गई है। और ये उनकी सनातन और सनातनियों के प्रति घृणा बार बार उजागर होता है। अभी भी कांग्रेस के नेता वही कर रहे हैं। यूपी वाले बाबा भी एकदम क्लियर कट है। ऐसा राज जहां न कोई भेदभाव हो, न कोई जात पात, न कोई मजहब की बात हो, कानून का राज हो। योगी जब से यूपी में आए हैं राम राज की ही राह बनाए हैं। हमारा परसेप्शन 8-8.5 वर्षों में बदला है। लोगों की हमारे प्रति धारणाएं बदली हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, क्या हमारे बारे में धारणाएं बदल जाती?
हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए, आउट ऑफ बॉक्स सोचा, कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। अगर सुरक्षा नहीं होती तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता। ये सच भी है, योगी सरकार में माफिया राज खत्म हुआ। दंगे की साजिश रचने वाले तौकीर रजा जैसे लोग जेल में सड़ रहे हैं। दंगाइयों पर बुलडोजर चल रहा है। धर्मांतरण कराने वाले छांगुर बाबा जैसे लोगों पर शिकंजा कसा गया है। लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित हैं। कानून का राज चल रहा है। इसीलिए निवेश भी आ रहा है और अब तो योगी इसे और हाईटेक कर रहे हैं। यूपी पुलिस को हाईटेक करने के लिए यक्ष ऐप लॉन्च किया गया है। यक्ष से न सिर्फ यूपी पुलिस की बीट पुलिसिंग मजबूत होगी, बल्कि हर अपराधी का हर तरीके का रिकॉर्ड यक्ष में सेव होगा। थानों में रजिस्टर की जगह यक्ष में डेटा रखे जाएंगे। यूपी एसटीएफ हेड ऑफिस में हाईटेक सिस्टम से निगरानी की जाएगी। यक्ष ऐप का कंट्रोल रूम यूपी एसटीएफ हेड ऑफिस में बनाया गया है। यक्ष में अब पुलिस अपना पूरा डेटा ऑनलाइन करेगी। बीट थाने के पुलिस कर्मियों को ऐप के जरिए अपनी जानकारी देनी होगी। हर अपराधी का फोटो, उसका वॉइस सैंपल ऐप पर मौजूद होगा। डिजिटल क्राइम को रोकने के लिए ये ऐप यूपी पुलिस के लिए कारगर हथियार साबित होगा। चैट जीपीटी की तरह अब क्राइम जीपीटी का यूपी पुलिस इस्तेमाल करेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यक्ष ऐप को लॉन्च किया है। इस यक्ष ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस न सिर्फ स्मार्ट वर्किंग करेगी, बीट कांस्टेबल मजबूत होगा, बल्कि इस पूरे कवायद के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों की धरपकड़ भी तेजी से करे। हर एक टेबल पर, हर एक मॉनिटर पर अलग अलग जो जोन्स हैं, अलग अलग इलाके हैं, उनकी मैपिंग की जा रही है। अपराधियों का पूरा जो डेटा होगा वो यहाँ पर मौजूद होगा। न सिर्फ फोटोज होंगी, वॉइस मॉड्यूलेशंस होंगे, वॉइस सैंपल्स होंगे, बल्कि अपराधियों के बारे में एक एक जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, ताकि कोई भी बीट पुलिस का जो ऑफिसर होता है वो ये जान सके कि उसके इलाके में कौन से अपराधी रहते हैं, किस तरह के लोग रहते हैं और उनका जो क्राइम करने का पैटर्न है वो पैटर्न क्या है। एक एक कंप्यूटर पर अगर आप देखेंगे तो देखिए जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनकी कितनी क्लियर फोटोज यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ताकि अगर कभी भी इसका मिलान करना पड़ जाए तो ये आसानी से किया जा सके। इसमें जो थाने की बेसिक रजिस्टर्स होते थे, रजिस्टर नंबर 4, रजिस्टर नंबर 8, ग्राम रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, इन सब की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिजिटलाइज करने की एक प्रयास किया गया। उसमें ये ऐप बना हुआ है। इस ऐप के माध्यम से इसमें जनरेटेड एआई का भी यूज़ किया गया है। वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस डाटा को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि वॉइस सर्च किया जा सके। फ़ोटो पहले से इसमें जो फ़ोटो पहले खींचे गए थे, लगभग 10-10.5 लाख क्रिमिनल हमारे पास इंटरनेट में पहले से रिकॉर्ड में थे। 20 से 25 हज़ार क्रिमिनल पहचान में थे, बीटें बनी हुई थी। सबको एक साथ डाटा को फिर से एच में डाल करके नए तरीके से इसको एक नए कह लीजिए बहुत ही यूजफुल कलेवर में इसको लाया जा रहा है।